तो उनके गांव में दो लड़के थे, एक का नाम था करीम और एक का नाम था उमंग। तो ये दोनों दोस्त थे बढ़िया, और जो करीम था वो बहुत शैतान था, पूरे गांव को परेशान कर रखता था। और ये दोनों की जोड़ी थी, मतलब बिल्कुल हुड़दंगी थे दोनों के दोनों, किसी से लड़ जाना, भिड़ जाना, किसी की सुनना नहीं, डरते किसी से नहीं थे कि यमराज भी सामने आए तो डरते नहीं है, इस तरह का उनका दोनों का नेचर था। तो इनके गांव में क्या ताड़ी बनती थी, ताड़ी जानते हैं आप? हाँ, देसी दारू टाइप कुछ नहीं होता नहीं है। नहीं, ताड़ी क्या होती है, ताड़ी खजूर का पेड़ जो होता है ना, हाँ हाँ। तो खजूर के पेड़ के अंदर क्या करते हैं, एक रस बनता है मीठा। मतलब मैंने तो ट्राई नहीं की, पर जब मैंने बताया था लोगों को तो उन्होंने बट मेरे वो को नशे बताया। वाली होती है। नशे वाली होती है, अल्कोहल होता है उसमें, तब तक मुझे नहीं पता था मुझे बाद में बताया, जो हमारे बिहार के स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने बताया कि सर ताड़ी इज़ अल्कोहल। तो उसमें प्रोसेस क्या होता है कि खजूर का जो पेड़ होता है उसमें आप ऐसे लकड़ी की कील ठोक देते हो ऊपर तने में ले जाके टॉप पर, और उसमें एक मटकी लटका देते हो, तो बूंद बाय बूंद उसमें से वो रस निकलता रहता है। तो मीठा बहुत होता है और साथ में उसमें अल्कोहल होता है, तो लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो पहले तो गांव में इकट्ठा किए करते थे, और छोटे बड़े सभी पीते थे, ऐसा नहीं है कि वो था, क्वांटिटी को लिमिट करते थे। तो इनका जो गांव था, उस गांव में क्या है, अभी ये जनवरी के आसपास का टाइम था, सर्दियों का टाइम था, और 3-4 दिन से ना गांव का जो मौसम था वो बहुत ख़राब हो रखा था। मतलब 3 दिन से बारिश हो रही है, बादल बिल्कुल काले, सूरज भी नहीं निकला दिन भर में। तो 3 दिन के बाद मौसम साफ़ हुआ, तो ये दोनों दोस्तों ने प्लान बनाया कि यार पूरे गांव में ना लोगों ने ताड़ियाँ बांध रखी, मतलब मटकियाँ लटका रखी है, हांडी बोलते थे उसको, बल्कि हांडी लटका रखी है। तो अभी खुद तो लटकाते नहीं थे, जो दूसरों की हांडियाँ चोर के और उसमें से ताड़ी निकाल लेते थे। तो इनने प्लान बनाया कि अपन आज रात को चलते हैं और अपन ताड़ी लेकर आएंगे वहाँ से। तो इन्होंने बोला ठीक है चलते हैं। तो इनका प्लान हुआ, रात को करीबन 11 बजे के आसपास ही निकले। अब आप सोचो 68 में गांव में रात 11 बजे बिल्कुल अंधेरा, न बंदा न बंदे के साथ, बिल्कुल अंधेरा, खूब अंधेरा, सिर्फ चांद निकला हुआ था, मौसम साफ़ हुआ था, तो चांद की रोशनी थी। तो ये गांव से निकले, गांव से निकल कर एक नदी आती है बीच में, छोटी सी नदी थी, उस नदी को उन्होंने पार किया, और उसके उधर बहुत सारे खजूर के पेड़ थे। तो उन सारे खजूर के पेड़ों में लोगों ने अलग अलग जगह पर वो हांडियाँ लटका रखी थी। तो ये लोग दोस्त पहुँचे, इन्होंने एक पेड़ से लटके, उस पर एक हांडी लटकी हुई थी। तो उनके पास एक तो खुरपा टाइप का चाकू होता है बड़ा धारदार, वो था, कुछ काटना पीटना मतलब पेड़ के लिए, तो वो था। और उनके पास अपनी 2 बॉटल्स थी, इसके अंदर वो ताड़ी भरने वाले थे अपनी। तो जो उमंग था, पहले वो चढ़ा ऊपर, चढ़ के उसने उसमें हांडी में से एक बॉटल पूरी भर ली और फिर नीचे आ गया। फिर उसके बाद वो दूसरे पेड़ की तरफ गए। तो दूसरे पेड़ पर पहुंचकर अब की बार जो बारी वापस चढ़ता उमंग था, करीम जो था उसका चारों तरफ ध्यान रखता था। तो जैसे ही वो चढ़ने वाला था, तो करीम ने उसके कंधे पे हाथ, अच्छा जैसे वो पेड़ पे पहुंचे, पेड़ पहुंचने के बाद उन्होंने प्लान बनाया कि अभी वाले से लेते हैं, और वो पैर उसने रखा तो एकदम से बहुत तेज़ हवा चली, और हवा चलने के साथ साथ उनको आई बदबू, जैसे एक साथ बहुत सारे मरे हुए जानवर सड़ रहे हों या लाशें सड़ रही हो। तो बहुत तेज़ बदबू आई एकदम से। तो आई तो उन्होंने देखा चारों तरफ, फिर कुछ था नहीं, तो पता नहीं कैसे आ गई बदबू। ठीक है, वो चढ़ने ही वाला था उमंग, तभी करीम उसके कंधे पे हाथ रखता है, सुन उधर देख। तो जैसे उन्होंने उधर देखा, तो जिस पेड़ के, वो जो एक पेड़ था ना, वहीं उन्होंने अपनी एक बॉटल रख दी थी कि अब दूसरी बॉटल भर के लाते हैं, फिर रास्ते में उठाते हुए चल लेंगे इसको। तो जहाँ उन्होंने अपनी बॉटल रखी थी, उसी पेड़ के पास एक आदमी खड़ा हुआ है। भरी सर्दी है, उस आदमी ने कुछ नहीं पहना हुआ है, सिर्फ एक वाइट कलर की धोती पहनी हुई है। चांद की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है, और उसके सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद बाल दिख रहे हैं, उसका चेहरा नहीं दिख रहा उनको अंधेरे की वजह से। तो करीम ने उसकी तरफ देखा, इसने उमंग ने भी देखा, तो उसने पूछा ये कौन है? बोले पता नहीं यार कौन है, और ये अपनी बॉटल के पास खड़ा है, अपनी बॉटल तो चुरा के ले जाएगा। तो उनको ये नहीं था कि कुछ है, वो तो चोर है, वो ये हो मेरी बॉटल ले जाएगा। तो उसने बोला ओए कौन है तू? तो आदमी बिल्कुल स्टिल, कोई हलचल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, जैसा था वैसा का स्टैचू बन के खड़ा हुआ है, बिल्कुल पतला सा था, कोई ज़्यादा वैसा भी नहीं था। कोई जवाब नहीं आया। तो उसने बोला तो जो भी है यहाँ से चला जा, वरना तेरी हालत ख़राब कर देंगे। रिप्लाई। तो उमंग बोलता छोड़ना यार, होगा कोई। बोला होगा कौन, क्या है, अपनी बॉटल पड़ी हुई है, वो ले गया। तो उसने फिर बोला कि लाइक आखिरी बार बोल रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नो मूवमेंट। अब करीम शॉर्ट टेम्पर था, उसको गुस्सा आ गया, तो उसने वो गाली दी, और गाली दे के बोलता है कि फिर से बोल रहा हूँ, अगर तू नहीं गया ना तो को यहीं काट दूंगा। वो फिर भी नहीं हिला। तो इस बार उसको गुस्सा आ गया, वो अपना जो वो चाकू था वो लेके उस आदमी की तरफ उसको डराने के लिए उसको भागने लगा। तो जैसे ही उसकी तरफ भागा, पीछे उमंग पेड़ के पास ही खड़ा था, तो आगे 3 कदम ही उसने बढ़ाए होंगे, शायद 3-4 कदम, इतने में तो वो आदमी बिजली की फुर्ती से उसके सामने आया, उसकी गर्दन पकड़ी खड़ाक से, और धड़ाक, आउट, मर गया मतलब। एग्जैक्टली यूँ घुमा दी पूरी गर्दन, सीधा ज़मीन पे गिरा, 2-4 बार हाथ पैर मारे, शांत।
और उधर वो से उमंग वो फ्रीज़ हो गया। वो आदमी भी उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसको उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस वाइट बाल, सफ़ेद धोती, हाथ धुज रहे मेरे तो सीधा इतना करते ही अब वो बिल्कुल फ्रीज़ हो गया। वो कोशिश कर रहा है कि क्या हुआ, वो मतलब होता ना, प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हो आपकी, हुआ क्या एकदम से मेरे साथ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर। जब से अपने सेंसेस में आया, उसने आओ देखा ना ताओ उस आदमी की तरफ एक बार देखा, और जैसे उसने वो देखा ना तो उसने एकदम बहुत तेज़ से वो आदमी हंसा, हा ऐसे करके, मतलब कोई इंसान नहीं हंस सकता इस तरीके उसकी हंसी थी। वो हंसते हुए तो आओ देखा तो मुंडी घुमा के भाग गया, और तब तक भागता रहा जब तक अपने घर पे आके नहीं पहुंचा। घर आके उसने गेट वेट बजाया तो उसकी हालत देखकर बोलते क्या हुआ, तो बोलता है वो करीम मर गया। तो ये दोनों पड़ोसी थे, तो उसने बोला करीम मर गया, बोले कहाँ मर गया, बोले वहाँ पर। तो सब लोग उनको जगाया, सारे गांव वाले उठ के वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ पर पहुँचे तो पहुँच के जो उन्होंने सीन देखा कि वहाँ पर करीम की बॉडी पड़ी हुई थी, डेड बॉडी। और उस डेड बॉडी को जब उन्होंने देखा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि उस डेड बॉडी में से उसको देख बिल्कुल सूख चुकी थी वो पत्ते की तरह, ऐसा लग रहा था कि सारा खून किसी ने चूस लिया, वो सफ़ेद हो गई थी और बिल्कुल हड्डियाँ बची हुई, ऐसा मान लो स्किन और हड्डियाँ जो बच जाती है ना, कि आपका सारा पानी खींच लिया किसी ने पूरा, तो उस तरह की उसकी बॉडी की हालत हो गई थी। उसको देखते उसकी करीम की मम्मी बहुत तेज़ रोने लग गई। उसकी अच्छा करीम की फैमिली, उसके फादर थे और उसकी एक सिस्टर थी और मदर, 4 लोग थे टोटल फैमिली के। बहुत बुरा हाल, अब किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या है। और इधर से उमंग से पूछा कि क्या हुआ ये सब, तो उसने बताया कि ऐसे एक आदमी दिखा और उसके बाद उसने उसको मार दिया, और पता नहीं वो आदमी कहाँ पर है। अब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई कर भी क्या सकता है। तो फिर उसकी बॉडी को लेकर आए, अगले दिन उसका जो भी लास्ट रिचुअल्स होते हैं वो किए गए, उसको दफनाया गया। आप सोचो जिस बंदे ने सब लाइव देखा है उसकी हालत, तो वो तो ट्रॉमा से ही बाहर नहीं आ पा रहा था। उसको समझ में आता है कि एक दिन के अंदर अंदर ये क्या हो गया। उधर से उसकी पूरी फैमिली की हालत ख़राब। फिर उमंग को तो इसके घर में गया ये, तो उसके घर वालों ने बहुत संभाला, लेकिन अब जैसे रात को उमंग सोते उसको वो आदमी का चेहरा दिखाई दिया, और उसको अपने कमरे में वही स्मेल से आने लग गई। मतलब वो जो स्मेल उस दिन आई थी ना रात को, तो उसको स्मेल आने लग गई। पूरी रात वो सो नहीं पा रहा था, कि जैसे आंख बंद करा तो उसको आदमी दिखता, खोलता तो कोई नहीं दिख रहा था। तो पूरी रात वो जागा। फिर अगले दिन सुबह उठा, अपनी मम्मी को बताया, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है तेरे सामने ये सब हुआ है, तो 1-2 दिन ये रहेगा बेटा, तो अपना ध्यान रख। नेक्स्ट डे मतलब रात हुई वापस से, सुबह करीबन 4-5 बजे के आसपास गांव में हल्ला मच गया। तो एक किसान भागता और उसने बोला कि वो मर गया। तो सब लोग बोले कौन मर गया, तो बोले वहाँ चलो नदी के किनारे पेड़ पर। तो सब लोग इकट्ठे होकर भागते हो गए नदी के पेड़ के किनारे। तो वहाँ पर एक लाश लटकी हुई थी, एक लड़की की। तो सब लोग पहुँचे पास में, तो फिर से उन्होंने देखा तो उस लड़की की लाश भी बिल्कुल जैसे करीम की बॉडी में से उसका भी पूरा खून चूसा हुआ है। और वो लड़की कौन, करीम की बहन। अरे एक दिन में एक ही फैमिली के 2 बच्चे, माँ की हालत फूट के रो। लेकिन अगर कोई शांत था तो था करीम का बाप। वो बिल्कुल पत्थर की तरह शांत था, वो रो भी नहीं रहा था इवन। अच्छा, करीम का जो बाप था उसके बारे में गांव में था कि वो बहुत झगड़ालू किस्म का आदमी था। कई बार लोगों ने उसको देखा था कि रात को वो गांव से निकलता था और सुबह से पहले वापस नहीं आता था। वो कहाँ जाता था, क्या करता था, किसी को नहीं पता था। लेकिन किसी ने गलती से उससे पूछ लिया कि वो कहाँ जाता है, तो वो उससे मतलब मारने को उतारू देता था। तो कोई ज़्यादा उससे बोलचाल था नहीं किसी लोगों का। पर सब लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे थे कि उसके 2 जवान बच्चों की मौत हो गई, लेकिन एक आंसू आँख से उसका नहीं निकला है। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। फिर से उसका भी अंतिम संस्कार किया गया। सब कुछ एक उसकी माँ का तो मतलब घर से ही सब कुछ ही उजड़ गया था। फिर 2 दिन गुजरे, इधर उज्ज्वल की हालत ख़राब होना शुरू हो गई थी धीरे धीरे, मतलब उसकी वीकनेस आना। बट उसको ऐसा कुछ फील नहीं होता था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, बस वो ठीक से सो नहीं पाता था। आंख बंद करते उसको वो आदमी दिखता था, इससे उसके साथ कुछ भी नहीं होता था। हाँ, उसके रूम में एक अजीब सी स्मेल थी, नहाना धोना उसने बिल्कुल बंद सा ही कर दिया था। फिर 2 दिन गुजरे, फिर से वापस से गाँव में हो हल्ला मचा, एक और मौत हो गई। कहाँ है, तो बताया कि गाँव का एक खेत है, उस खेत में ऐसे एक लाश ज़मीन के अंदर गड़ी हुई है, उल्टी, उसके 2 पैर बिल्कुल सूखे हुए बाहर निकले हुए। अरे पूरे गांव में आग खबर की तरह, लाख की तरह खबर फैल गई। सारे गांव वाले पहुंचे, जाके देखा तो सेम हुई। फिर से किसी ने उसका खून चूस लिया और 2 सिर्फ टांगे हैं। निकाला गया बाहर। गेस व्हाट, कि माँ करीम की। एक फैमिली के
3 मेंबर 4 से 5 दिन के अंदर ख़त्म। और चारों की अब गांव में ये समझ में आया कि एक ही फैमिली टारगेट हो रही है। और बाप इस बार भी चुप था? हाँ, वो तो बिल्कुल शांत। ये लोग ये मान ले कि उसको सदमा लग गया, जो भी हो गया, लेकिन गांव में ये बच गया कि कौन आ गया भाई, गांव के अंदर कोई जानवर आ गया है, क्या है, कोई सीरियल किलर मतलब इंसान है, कोई ऐसा कर रहा है, गांव में से कोई कर रहा है, दूसरे गांव कोई आदमी है, लुटेरे हैं, क्या है क्या नहीं है, किसी को कुछ भी पता नहीं है। बाप पे तो शक हो रहा होगा लोगों को, क्योंकि कुछ ना कुछ रिएक्ट कर रहा ना कुछ कर रहा। बिल्कुल शक तो हो ही रहा था। शक के घर में सबसे बड़ा वही था कि कहीं यही तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अब हो सकता है वो बलि दे रहा हो या कुछ कर रहा हो क्योंकि जो रात को निकलता था फिर वो सुबह ही आता था, तो इतना तो लोग भी समझते हैं कि रात को पूरी रात गायब है, अगर गांव से बाहर कहीं जा रहा तो किसी ना किसी काम से ऐसी कुछ चीज़ें वो कर रहा होगा, ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ भी वो करता होगा। बट हिम्मत किसी की नहीं थी ना, कोई सबूत किसी के पास भी नहीं था। तो अब ये था कि चलो ठीक है, अब जो हो गया उसको भी दफनाया गया, वो किया गया। और सेम रात को मतलब सिर्फ करीम के जो फादर थे वही बचे थे उस घर के अंदर। तो सेम रात को करीम के घर में लगती है आग, और आग लग के पूरा घर जल गया। तो अब जो घर था वो ऐसा था कि उसके पड़ोस में, गांव में कैसे घर होते हैं, सब जुड़े जुड़े घर होते हैं आपस में, कच्चे भी होते हैं। अगर आग लगती, किसी ने लगाई होती, तो एक घर में आग लगी तो उसकी कालिक है कुछ ना कुछ तो दूसरे घर पहुंचती। और इस तरह के आपने टारगेट करके प्लान करके सिर्फ एक घर को जलाया है। और ये जो इंसिडेंट हुआ उससे पहले मतलब ऐसा नहीं कि उसमें करीम के फादर की डेथ हुई थी, वो जिस दिन उसको दफनाया गया था उसी दिन वो गांव से चला गया, गायब हो गया, भाग गया वो छोड़ छाड़ के सब कुछ। और उसी रात वो घर उसका जल गया उसके जाने के बाद। तो ऐसा नहीं कि उस घर में वो जल के मर गया था, वो गायब हो गया था, वो चला गया था घर गांव छोड़कर। अब ठीक है, ये सब चल रहा था। अब क्या है ना, उसके जाने के बाद ये तो ख़त्म हुआ है, फिर 3-4 दिन गुजरे और फिर से गांव में एक और डेथ, अब किसी और की, लेकिन तरीका बिल्कुल सेम, कि वही किसी ने मारा और पूरा का पूरा खून चूस के और गायब। तो गांव में दहशत हो गई, भैया है क्या है, कुछ पता किया जाए, कुछ वो किया जाए। अब क्या होता है ना, आप किसी भी गांव में रह रहे हो तो नॉर्मल जब होता है तब ठीक है, फिर एक और अगला जो इंसिडेंट हुआ वो हुआ गांव के सरपंच के घर में। उनका एक छोटा बच्चा था, वो शाम को खेलने निकला था बाहर, वो वापस नहीं आया। पूरे गांव में उसको ढूंढा, वो कहीं पर भी नहीं मिला पूरी रात। अगले दिन सुबह उसकी डेड बॉडी मिली, उसने कपड़े को निचोड़ते हैं सुख होके, बिल्कुल ऐसे उसकी बॉडी निचोड़ी हुई, ना खून ना पानी बॉडी। अब जब ये हुआ तो गांव में लगा कि ऐसे तो एक एक करके पूरा गांव ही ख़त्म हो जाएगा, या तो गांव में कोई हत्यारा घूम रहा है या कोई ऐसी शक्ति है, पिशाच है, जो भी है वो गांव को ख़त्म करने पर उतारू हो चुका है। क्योंकि सिर्फ 8 से 10 दिन के अंदर इतनी सारी मौतें होना और सबका एक ही तरीका। तो अब सब ढूंढना शुरू किया, सब ने अपने लिंक्स बनाना शुरू किए, कैसे क्या किया जाए, पता कैसे किया जाए। इधर जो उमंग था उसके साथ अब इंसिडेंट्स बढ़ना शुरू हो गए थे। जहाँ उसको पहले सिर्फ स्मेल आती थी, आँख बंद करने पर वो आदमी दिखता था, उसको परछाइयाँ दिखना शुरू हो गई थी अपने आसपास। शरीर की उसकी हालत नहीं थी कि वो उठे, मतलब उठ नहीं पाता था। उसके मम्मी पापा उसको बेड पे ही कपड़ा लगा के यहाँ पर खाना खिला के चले जाते थे। तो एक रात की बात है, वो सोया हुआ था उमंग, अचानक से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो उस घर वाले सब पहुँच जाते हैं। वो भी बेड पे से गिर के और सरकता आंगन में पहुँचता देखता है कि उसकी माँ बेहोश पड़ी हुई थी। तो उसकी माँ को होश में लाते हैं, तो होश में लाते हुए बहुत तेज़ से रोने लग जाती है और उसके उमंग के फादर से बोलती है कि हमारे बच्चे को बचा लो, इसकी हालत बहुत ख़राब है। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ? तो देखो हो रहा तुम्हारे सामने। तो बोलती है अभी वो ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी उसको कुछ ना कुछ हो जाएगा, इसके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो बोलती तुमने देखा क्या? तो उसको एक विजन आया था, इल्यूजन बोल लो आप। तो वो अंदर आई थी खाना लेकर, तो सामने उमंग पड़ा हुआ था, बेड पे लेटा हुआ था, और जो उनको दिखा हुआ था कि उसका आधा शरीर सड़ गया है और उसमें कीड़े घूम रहे हैं। ये उनको विजन आया था। उस विजन को देख के वो बहुत तेज़ चल रही थी और बेहोश हो गई थी। तो अब जब उन्होंने बोला तो उनके पिताजी ने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं कल ही किसी से बात करता हूँ। तो वो पहुँचे कोलकाता, उन्होंने पता वता किया किसी से, और कोलकाता के पास में तारापीठ मंदिर पे गए। बेसिकली वो तारापीठ में उनको एक आचार्य मिले, इनका नाम था काली कृष्ण आचार्य। तो ये जो आचार्य थे, ये इनकी एज हो गई हुई करीबन 60 के आसपास, 65 साल के आसपास की। इन्होंने बचपन से लेकर इस उम्र तक ब्रह्मचर्य का पूरा पालन किया हुआ, सारी सिद्धियाँ उनको प्राप्त, मतलब जैसा उनके बारे में बताया जाता था कि शमशान सिद्धि, काली सिद्धि, काली मतलब काली माता की सिद्धि जो भी है, और उसके अलावा जितनी भी सिद्धियाँ होती हैं। लोग बोला करते थे कि जब वो रात के टाइम साधना करने बैठते थे तो उनके आसपास 2 बड़े बड़े काले कुत्ते घुमा करते थे, और दिन में वो कुत्ते किसी को भी नहीं दिखते थे।
होते नहीं थे पूरे आश्रम में, कहीं पर भी नहीं थे। लेकिन रात को जब भी वो साधना करने बैठते थे कोई भी उनके आसपास नहीं आ सकता था, क्योंकि उनकी साधना डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो वो जो भी थे वो उनके एक काइंड ऑफ बॉडीगार्ड्स थे। तो उनके पिताजी पहुँचे उनके पास, पहुँच कर उन्होंने उनको सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरे बेटे के साथ ये हो रहा है और गाँव में ये सब हो गया है। तो उनकी बात सुनते वो तुरंत तैयार बोले चलो तुम्हारे गाँव। और गांव पहुंच के इनके पापा थे, इसके लड़के के उमंग के, तो उमंग के पास जाते हैं और रात को करीबन 11 बजे के आसपास वो बोलते हैं बेटा आज ना गांव के अंदर एक यात्रा निकलने वाली है, बहुत पूरा गांव उसके अंदर आएगा, बढ़िया बहुत मज़ा आएगा। तो कितने दिनों से बिस्तरों पे पड़ा हुआ है, तो चल तू भी, तेरा ही मनोरंजन हो जाएगा। तो बोलता है बापूजी मेरे तो दम ही नहीं है, मैं तो हिल नहीं सकता बिस्तर से, मैं कैसे चलूँगा? बोले कोई बात नहीं, मैं तुझे ले चलूँगा अपने कंधे के सहारे, तू चल। तो बोलता ठीक है चलता हूँ। तो उन्होंने अपने कंधे के ऊपर रखे मतलब हाथ से, और धीरे धीरे चलवा के उसको लेकर गए और गांव का जो शमशान था वहाँ लेकर गए। वहाँ देखा सुन तो काहे की यात्रा, वहाँ पूरा गांव शमशान में इकट्ठा हो रखा है, बीच में शमशान में आग जल रही है और वहाँ पर एक साधु पुरुष बैठे हुए हैं, अलग ही जो लेवल का उनका तेज आ रहा है उनके चेहरे से। तो जाके वहाँ पे खड़ा, उसको बीच में ले गया हवन के पास में, सबसे बिल्कुल सेंटर में खड़ा कर दिया। पूरा गाँव उसको देख रहा है, वो देख रहा है मुझे सब ऐसा क्यों देख रहे हैं। वो पहुँच के खड़ा ही हुआ था तो गुरुजी ने बोला कि इसको छोड़ दो। तो वो लड़का जो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, जैसे उसके पिताजी ने कंधे से हटा, बिल्कुल नॉर्मल खड़ा है। जो बिस्तर पे पड़ा हुआ था, जो उठ नहीं पाता था, वो खड़ा हुआ है। वो खड़ा रहा और जैसे उसके पापा हटे, उसके सामने जो मीट होता है बकरे का, बड़े सारे 2 टुकड़े बड़े बड़े ला के उसके सामने रख दिए। और जैसे उसके सामने रखे और उसकी नाक में उस मीट की खुशबू आने लगी, उसको एक अजीब सा वो आना शुरू हो गया, उसकी बॉडी के अंदर अलग से सेंसेशंस। पता नहीं क्यों उसको वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद उसने क्या किया, वो दोनों एक एक करके वो टुकड़ा उठाया और जैसे छोटा बच्चा बॉटल से दूध पीता है ना, ऐसे उसका सारा खून चूस गया। उस मांस का जो भी एक्सट्रैक्ट होता सारा का सारा पूरे गांव के सामने, और पूरा का पूरा गांव मतलब सन। तो अब सबको लग रहा था कि जो डेथ्स हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो ये कर रहा है ये लड़का। अब भाई साहब जैसे वो ख़त्म हुआ तो गुरुजी ने उसको बोला बैठ जाए। तो वो बैठा, बैठने के बाद उन्होंने पूछा कि अभी तो बता कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है। तो उसने बोला कि मैं इस दुनिया का हूँ ही नहीं, मैं तो पाताल लोक में सो रहा था और मुझे तो जगा के बुलाया गया है। उसने पूछा किसने बुलाया तेरे को? बोलो वो जो लड़का था ना इसका दोस्त, उसके बाप ने। बोले उसने मेरे को जगाया, उसने सिद्धि करी, कुछ काला जादू करता था वो, उसने मेरे को बुलाया और वो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता था, तो उसने मेरे से काम करवाता था वो अलग अलग। लेकिन एक बार उसने एक गलती कर दी, एक बहुत बड़ी गलती हो गई उससे। तो बोले क्या गलती हुई? बोले उससे जो भी गलती हुई ना, तो वो ये था कि मैं उसको मार दूंगा। तो जब मैंने उसे बोला तो उसने क्या कहा कि तू मुझे छोड़ दे, बाकी मेरा गांव में परिवार सबको ले। तो उसकी डील हुई इससे कि मैं बच जाऊं और बाकी तेरे को जो है पूरा गांव तेरा है। तो बोला मैं तो अपनी भूख मिटाने आया हूँ और जब तक मेरी भूख नहीं मिटेगी तब तक मैं यहीं रहने वाला हूँ। तो अभी सब सुन के सारा गांव शौक था कि, और फिर गुरुजी ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, तेरे को अभी भी कह रहा हूँ कि तू जहाँ आया वहाँ वापस चला जा। तो उसने बोला कि ऐसा भी नहीं हो सकता। वो इतना कहकर वो गुरुजी के ऊपर दांत दिखा के गुस्से से झपटने लगा। जैसे झपटने लगा मतलब अचानक से कहीं से वही दोनों कुत्ते वो एकदम सामने आए खड़े हो गए। उनको पूरे गांव को कुत्ते दिख रहे थे जैसा कि उन्होंने मेरे को डिस्क्राइब किया है। वो कुत्तों को देखते वो पीछे हट गए एकदम से, बोले इनको हटाओ इनको हटाओ। तो वो डर रहा था उनसे, तो उन्होंने बोला कि ये नहीं हटेंगे, अब तू बता तू जाएगा या नहीं जाएगा। तो बोलते नहीं 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 मैं चला जाऊँगा, आप सबसे पहले इनको हटा दो, मैं चला जाऊँगा। तो उन्होंने फिर उन दोनों कुत्तों को एकदम से कुछ आदेश दिया और एकदम से उनके पीछे गए और वापस से गई गायब हो गए। अब उन्होंने बैठा उससे बात की, बोल क्या चाहता है अब तू? तो कहता है कि ठीक है मैं चला जाऊँगा लेकिन मेरी भूख मिटा दो। तो बोले भूख मिटा दो मतलब? बोले आप तो वो नदी जो है ना गांव के बाहर, वहाँ पर 5-6 बकरे बांध दो और मैं अपना भूख मिटा के अपने आप चला जाऊँगा, फिर मैं नहीं आऊँगा दोबारा। लेकिन ये ध्यान रखना कि मैं तो नहीं आऊँगा लेकिन मुझे फिर से कोई ना कोई बुलाएगा, यहाँ नहीं तो कहीं और बुलाएगा, कहीं और नहीं तो कहीं और बुलाएगा, क्योंकि तुम इंसानों का लालच कभी ख़त्म नहीं होता है, वरना मेरा क्या मतलब था यहाँ पे आने का। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तो अभी जहाँ आया वहाँ पे जा, इस गांव को छोड़ दे। तो जैसा उससे कहा गया, इतना बोलते वो बेहोश हो गया लड़का। फिर जैसा उसको कहा गया था गांव के बाहर ऐसे वो जानवर बांध दिए गए
और सुबह जाके जब लोगों ने देखा तो सबकी डेड बॉडी थी सूखी हुई, जैसे कि जैसे वो खून पी पुआ के उनका जहाँ उसको जाना था चला गया। वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया किसी को नहीं पता। उसके बाद उन्होंने वो जहाँ पर वो बकरे बांधे थे वहीं पर गुरुजी ने बोला कि अब यहाँ पे काली माता का मंदिर बनाया जाएगा ताकि दोबारा कभी ये ऐसी कोई और शक्ति प्रकट ना हो पाए, आ ना पाए। उसके बाद गांव में दोबारा बस कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ उससे लेकर तब तक। और आज भी वो काली मंदिर वहीं पर है गांव में। हाँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब वो उस गांव के अंदर जाके उस मंदिर पे मत्था ज़रूर टेकते हैं। तो ये उस गांव की हिस्ट्री रही है और वो जो मंदिर है उसका वजूद यही है, उसकी बैक स्टोरी यही है। और आज भी पूरे गांव के लोग, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, वहाँ पर जाते हैं, मत्था टेकते हैं। और गांव की जो हिस्ट्री बन गई कि उसकी रक्षा के लिए वो मंदिर होना वहाँ पर ज़रूरी है। तो एक ऐसा इंसिडेंट था जहाँ पर एक इंसान ने मतलब अपने फ़ायदे के लिए मतलब इतने सारे लोगों को छोड़ दिया कि सबको मार लो पर मुझे छोड़ दो, क्योंकि उसका भी पर्पज़ था ना, उसको जो करना था वो पूरा नहीं हुआ था और इसलिए वो चुपचाप गांव छोड़ के भाग गया। उसे घर में आग कैसे लगी कोई नहीं पता, खुद ने लगाई या उस पिशाच ने लगाई, लेकिन फाइनली जो वो लड़का था उमंग वो बिल्कुल ठीक हुआ और लाइफ में दोबारा कभी उसको वो इंसान भी नहीं दिखाई दिया। बाप रे सर, बताओ ये कैसा आदमी है। ये आजकल बहुत हो रहा है सर, जल्दी अमीर आजकल भी हो रहा है ये तो सभी जगह है, ये तो इंसान की फितरत है ना। शॉर्टकट तो हर किसी को चाहिए, मेहनत कौन करना चाहता है। सबको लगता है कि यूँ करें और बड़े हो जाएं, और फिर एम्बिशंस बहुत होते हैं लेकिन एफर्ट्स कम होते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, हर किसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता ना। प्लस सर आजकल इन्फॉर्मेशन भी ऐसी आ गई ना, 7 दिन में ये सिद्धि हो जाएगी, ये हो जाएगा, आप कोई भी काम करा लो उनसे, 21 दिन में ये मंत्र बोलो, हर चीज़ इतनी इजीली एक्सेसिबल हो गई है। वो हो ही नहीं सकता भाई, 21 दिन में आप कुछ नहीं साध सकते। फिर भी उसका काम पूरा नहीं हो पाया, नहीं, उसके परिवार के लोग चले गए, मर गए, और वो फिर भी वो एनीवेज कुछ कर नहीं जिंदगी पाया। गुजारते तब भी कुछ सिद्ध नहीं कर पाते। वो और एक उस बंदे कोई ट्रेस ही नहीं निकला। वो कहाँ है, वो मरा जिंदा कोई पता नहीं उसका, दोबारा कभी वो कहीं नहीं मिला किसी को। और उस टाइम आप देखो ना, आप 70s की बात करो, कौन ढूंढने जाएगा। हो सकता है बहुत अमीर हो गया हो और मौज ले लिया हो और पीढ़ी उसकी मौज ले रही हो। बिल्कुल है, कुत्ती नस्ल का आदमी है बड़ा। सोचा नहीं उसने। पूरा गांव निपटारा कह रहा, गांव को देख लो, मुझे जोड़ दो। तो वो तो एक गांव थोड़ी निपटाता उसके बाद। तो एक खत्म होता तो दूसरा, दूसरा खत्म होता तो तीसरा। सही बात है। अगर सही टाइम पे उसका वो इलाज नहीं करते तो रुकने वाला थोड़ी ना था। तो ये तो रहते, और शायद और मान लो ऐसा हो जाता, ये सब नहीं होता, तो फिर वो जगह आज तक भी उतनी हॉन्टेड होती है। हाँ, तो कोई गांव में रहता ही नहीं, तो ये क्या होता है ना, फिर ये एनर्जी वहीं रहने लग जाती है। तो वही जो फिर होता है कि कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर फिर वो एनर्जी से आप आराम से उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, और ऐसे से तो क्या इंटरेक्ट कर पाओगे। हाँ सही में सर, वो तो गर्दन मोड़ दे, लस्सी बना के खून वून चूस के अपना। ये तो पहली बार पकड़ने सुना है। भी नहीं आएगा साला, Blood इतनी shake, तेज blood भक्ति shake। आता है। पपाया शेक, मैंगो शेक की तरह ब्लड शेक भी था। सर नेक्स्ट स्टोरी क्या है अपने पास? देखो एक और स्टोरी है, आई थिंक ये वाली आप लोगों को पसंद तो आई होगी। हाँ सर, ये वाली तो बहुत तगड़ी थी। तो ऐसी एक और स्टोरी है, लेकिन वो स्टोरी बिल्कुल इससे जस्ट अपोजिट साइड है। अभी आपने एक नेगेटिव साइड देखा कि क्या क्या हो सकता है। अब कई बार कई लोगों की लाइफ में ऐसे हॉरिबल इंसिडेंट होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद आप एक बिल्कुल फ्लिप साइड देखोगे इस वाली स्टोरी के अंदर, जहाँ पर एक कैरेक्टर दोस्ती का एक बहुत बड़ा आपको दिखाई देगा। ये मतलब ये मेरी पर्सनल फेवरेट स्टोरीज़ में से एक है, और ये किसी का रियल एक्सपीरियंस है जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया था। मुंबई से बिलोंग करते हैं, तो मुंबई ही इनकी फैमिली रहा करती थी। बंदे का नाम था गौरव। तो ये इनका विलेज था कर्नाटका में, जो नेटिव विलेज होता है। तो जब ये शायद करीबन 4-5 साल का था, तब ये, कि उससे बाद तो बच्चे को ध्यान रहता नहीं है, तो ये अपनी दादा दादी के घर पे गया हुआ था। तो इनकी जो दादा दादी थे वो वहाँ पे एक बड़ा मंदिर का टेम्पल था, मतलब मंदिर था तो शिवा टेम्पल, उसके ट्रस्टी थे वो। तो उनका घर जो था वो मंदिर में ही था, मतलब पूरा जो एरिया होता है तो मंदिर और घर एक ही जगह पर था, और गांव के सभी लोग मंदिर में पूजा पाठ करने आया करते थे। तो जब ये पहुंचा तो वहाँ पर इसके साथ, इसकी एज का कोई था नहीं कि इसके साथ ही खेल पाए, तो घर में बैठा बैठा बोर होता रहता था। तो एक दिन इनके पड़ोस 1-2 ब्लॉक छोड़कर एक फैमिली रहती थी, तो वो फैमिली आई पूजा करने। तो उनकी एक बेटी थी, तो जो ऑलमोस्ट इसी की एज की थी, 4-5 साल की। तो ये देखा कि सेम एज की, तो उससे खेलने के लिए गया था, पर उसने उससे इंटरेक्ट नहीं किया, वो अपनी मम्मी के पास जाके छुप गई। तो फिर वो आके बैठ गया। फिर उसने अपने पापा से बोला कि पापा मेरे को तो वापस मुंबई ले चलो, यहाँ मेरे साथ कोई खेलने वाला है नहीं, मैं तो बड़ा बोर होता रहता हूँ। अच्छा, ये बातें हैं मान लो वापस से 87-86 के टाइम की, जब तक आज तक के सब जुगाड़ नहीं होते थे टाइम पास करने के, है ना। आजकल तो कोई बच्चा बोर ही नहीं हो सकता।
आजकल क्या होता है, मेरी जो छोटी वाली बेटी ना, वो रात भर सोती नहीं तो रील देखती रहती है। अच्छा, क्या ही करे उनका। बच्चे भी रील देख रहे हैं। अरे बच्चे सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। चुप कराने का नया तरीका मिल चुका है पेरेंट्स को भी। चलो अगर कोई रो रहा है तो मतलब फिर इसमें लोग बोलेंगे कि क्रिटिसाइज करते हैं, बट पॉइंट ये है कि टेक्नोलॉजी के ना इतना घुस गई ना, अब आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप कब तक कंट्रोल कर लोगे? आपको सुबह काम करना है ना, अभी आपके उस फेज में नहीं हो ना, इसलिए। बीन देयर डन दैट वाली बात करोगे ना, बेटा करो, तुम शादी करो, बच्चे करो। तो वो रहता है। तो ऐसे खैर उस टाइम पे नहीं था, तो वो बेचारा बोर रहा था, बच्चा खेलने वाला ही नहीं कोई साथ में। तो उसके पापा उसको लेकर गए उस लड़की के यहाँ। अब आप जानते हो उस टाइम पे गांव में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत होता था। तो उनकी कास्ट तो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। तो इनके दादाजी बोलते हैं कि यार तुम ऐसे वहाँ पे मत लेके जाओ उसको। बोलते अरे पापा कुछ नहीं होता, क्या सब मचा के रखा आप लोगों ने। तो वो छोड़ के आता है, उसकी फैमिली से बोलते हैं कि भाई मेरा बेटा है ये, अगर आप लोगों को दिक्कत नहीं हो तो, क्योंकि हम लोग बाहर से आए हैं, तो इसके साथ खेल लेगा, सेम एज के दोनों बच्चे। तो बोला हाँ बिल्कुल सर, कोई बात नहीं है। तो ऐसे वो पापा भी वहीं रहे उसके, 2-3 घंटे में दोनों बच्चे फेमिलियर हो गए और वो साथ साथ खेलने लग गए। तो धीरे धीरे वो 10 दिन तक वहाँ पर रहे, तो रोज़ वो उसी के साथ खेलता था। तो उन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो ये मान लो बचपन के वो दोस्त बन गए। अब हर साल वो आता, जब भी साल में 2 से 3 बार उनके चक्कर लगते थे, तो हर बार वो आके और पवित्रा के साथ खेला करता था। तो इसे धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हुए। अब ये पहुंचा 10th क्लास में, तो बोर्ड्स की वजह से फिर ये गया नहीं अपने वहाँ पर। फिर 11th क्लास में शायद इसने साइंस वगैरह की स्ट्रीम ले ली थी, तो फिर से पढ़ाई का लोड। और इस तरह से बस ये अब कभी कभी लैंडलाइन फ़ोन पे बात किया करते, कि बड़े हो गए थे, 96 के आसपास की बात है। उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन्स होते थे, पर उनको अफोर्ड करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। तब नए नए आए थे। नए नए आए थे, मुझे याद है अच्छे से। उस टाइम लैंडलाइन पे लाइन लगती थी, और कैसे किसी मोहल्ले में किसी एक के यहाँ फ़ोन होता था, और कोई दूर से आपके रिश्तेदार का फ़ोन आया तो वो आके बताते कि भाई आपका फ़ोन आया, तब आप जाते थे और फिर वो बात होती थी। ऐसा सिस्टम हुआ करता था उस टाइम पे। तो कभी कभी उनकी लैंडलाइन पे बात होती थी। तो एक बार लास्ट उनकी बात हुई थी 11th क्लास में, जब वो था, उसमें इनका कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया था, और उसने बताया कि ठीक है आजकल मुझे फ़ोन मत करना। तो वो भी बंदा अपने ईगो पे ले गया, और उसने भी कभी उसको दोबारा फ़ोन नहीं किया। 12th कंप्लीट हुई। 12th कंप्लीट होने के बाद फिर उसने सोचा कि अब मैं चलता हूँ गाँव, अब मैं पवित्रा से वहीं चल के बात कर लूँगा जो भी है डिस्कशन। तो वो वहाँ पहुँचता है, पहुँच के पहले अपने घर जाता है, और अपने घर जाने के बाद बैग वैग रख के सीधा दादी दादा से मिलकर सीधा वो पहुँच जाता है पवित्रा के घर की तरफ। लेकिन वहाँ जब वो पहुँचता है तो देखता है और जो घर था वो तो खंडर बन चुका था, मतलब कोई रहता नहीं उसके अंदर। उसके आसपास के 1-2 घर जो वो भी खाली थे। तो समझ में नहीं आता, तो अपने दोस्तों के पास जाता है जो 1-2 गाँव के बच्चे और थे, उनसे पूछते कि यार ये पवित्रा कहाँ गई। तो बोलते कि यार वो तो बहुत टाइम पहले ही चली गई यहाँ से, वो और उसकी फैमिली बेंगलोर शिफ्ट हो गए।